साथ मौजूद हैं हुमायूं महमूद साहब, रहनुमा PTI, इसके साथ कादर मंदो खेल साहब हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया मंदो खेल साहब, मैं पहले आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैं चाहता हूँ सियासत तो हम रोज़ खेलते हैं, मगर ये जो एक रन अवे किस्म का पहले इन्फ्लेशन थी और अब क्राइम का ये मामला है कि अब अपने तई गवर्नमेंट की एक और इत्तेहादी जो आपके लिए अपोजिशन हो शायद वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि फ़ौज के हवाले कर दिया जाए सिंध को। तो हजूर ये बड़ा एक खौफनाक मुतालबा है। और क्या सूरत हाल इतनी जो है वो दुगरगूं हो चुकी है जनाब मंदो खेल साहब? देखिए, आपको याद होगा मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो 11 साल से पाल रहे थे, जो कभी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, कभी मजरून के खिलाफ, कभी एमक्यूम के खिलाफ, आखिर में उनको असम्बली पहुंचाया इस दिन के लिए कि आपने ये काम करना है। और खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बताते थे कि अपने सरबराह के खिलाफ हो, जो इस वक्त दिन के सरबराह है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की रॉक एजेंट है, और यहाँ से माजरून को जो ना वो हिंदुस्तान भेजते हैं और पासपोर्ट लेके शूटिंग हासिल करते हैं देश के। तो अब आप मुझे बता दें कि हम किसकी बात मान ले? खुद उन्हीं की बात मान ले जो अपने आप को रॉक एजेंट के थे, या मेरी और आपकी हुमायूं साहब की बात मान ले? क्या माजी आप भूल गए जो पूरी बंद लाशें थी, जो जिस्मों के अंदर ड्रिलें थी, जो आंखें निकाल रहे थे, जो बकायदा जो ना बत्ता और टारगेट क्लियर का पूरे दुनिया में एक तहलका मचाया हुआ था। तो ये सारी चीजें माजी का हिस्सा है। और इस वक्त जो उनके कराची की नुमाइंदगी वो नहीं करते हैं, एक सीट के लिए जीते हैं, इनको कौन लाया आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो यकीनन मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के बुक में कोई ना कोई काम तो लेना है मुझसे। मंदो खेल साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रुकन हैं, लीडर हैं। आप ये तो मानते हैं ना कि आज फिर 4 पे 62 पैसे आपने बिजली बढ़ गई, लोगों का भुरकस निकल चुका है और मजीद निकलना है। तो इसके नतीजे में ये जो लहर आई है, ना माने हम बिल्कुल फौज के हवाले करने के, हम तो डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन हजूर ये पहलू भी तो है और आप अपोजिशन, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो इसमें पीपल्स पार्टी तो गरीबों की पार्टी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये एक नाजायज मुतालबा है जो IMF के मान रहा है या हुकूमत है। आप मुझे बता दें कि जो आप इंट्रो में बता रहे थे, सिम बंद करने के जो टैक्स नहीं देते, नॉन फाइलर है, ये नॉन फाइलर का कानून कहाँ से आ गया? यानी एक शख्स जो टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, आपने उसका नाम दे दिया नॉन फाइलर, और फिर उसके कुछ पैसे आपने बढ़ा के उसे टैक्स दे रहे हो। तो ये दुनिया में कौन सा मुल्क में है? दूसरी बात ये कि बड़ा आसान काम है, जैसा हम नौमान पे काबू पाने के लिए सिम बंद कर लेते हैं, मोबाइल बंद कर लेते हैं, जैसा 8 फरवरी को हुआ था, या माजी में हम नौमान पे काबू पाने के लिए। तो ये बड़ा आसान है कि आप महंगाई कम करने के लिए, मईशत बेहतर करने के लिए बड़ा आसान सा हल है कि आप पेट्रोल, गैस और बिजली की नर्ख बढ़ा दे, बस आपका काम हो गया। आप मुझे बताओ, ये जो बड़े बड़े जागीरदार है, ये बड़े बड़े जो जमींदार है, ये बड़े बड़े जो कारखानेदार है, इन पे टैक्स कौन लगाएगा? ठीक कहा आपने। अरबों रुपए की, खरबों रुपए की जो नहीं, आपने एक बहुत बड़ी बात की मंदो खेल साहब, माफी चाहता हूँ, आपने बड़ी बात की। बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जनाब हुमायूं मोहम्मद साहब, आप भी मुझे ये फरमाइए, ये सारे जागीरदार और ये सारे बड़े बड़े लोग जो हैं, ये तीनों पार्टियों में तकसीम है। असेंबली में एक भी क्लर्क का बेटा नहीं है, एक भी मजदूर का बेटा नहीं है, और वो बैठते हैं अपने तबके के लिए फैसले करते हैं। तो जाहिर है ये फिर गरीब का बुरकस तो निकलेगा। मंदो खेल साहब ठीक कह रहे हैं जनाब हुमायूं मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो असेंबली में भी बैठी है, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद का ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुडिशरी में भी है, उसमें एक बहुत बड़ी नंबर्स जो है ना वो आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपके हर जगह पे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। यही वो वजह है कि जब UNDP ने अपने जो रिपोर्ट शाया की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान का जो 1% एलीट है वो पाकिस्तान का
9% जीडीपी को कंट्रोल करता है। और पाकिस्तान का जो 1.1% जो फ्यूडल लॉर्ड है, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो पाकिस्तान का 24% एरेबल लैंड को कंट्रोल करता है। अब ये याद रखिए कि एज अपोज टू इंडिया और हमारे नेबर जो है बांग्लादेश वगैरह, पाकिस्तान में आज तक लैंड रिफॉर्म्स इनकंक्लूसिव रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान का लैंड रिफॉर्म्स जो है ना वो टैक्स के अंदर नहीं आता। और अच्छा, नाम ये लेते हैं काश्तकारों का, उनके नाम पे सियासत करके उनके नाम पे मरात लेते हैं, लेकिन मरात सारी चली जाती है बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं। नंबर 2 ये है, जो एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है जिनके पास बेतहाशा ज़मीन है और वो लोग उस ज़मीन को यूटिलाइज नहीं करते। जब वो यूटिलाइज नहीं करते, वो ज़मीन वेस्ट हो रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ मोहम्मद साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा और मैं आपसे बात करके फिर मधु खेल साहब की तरफ आता हूँ। ये फरमाइए कि ये बातें तो हम सुन चुके, आपकी 3.5 साल गवर्नमेंट रही, आपके यहाँ भी खुसरो बख्तियार साहब पे 100 अरब रुपए का केस था जो कहा उसने नैब ने बनाया। हाँ, आपकी पार्टी में उसी तरह इत्तफाकन हादसाती तौर पर आम आदमी आ गए बल्ला लेने की वजह से, जिस तरह पीपल्स पार्टी में 70 में आए थे। मगर बुनियादी फ़र्क तो कुछ नहीं है। अगर आपको बल्ला मिलता तो सरमायादार ही आते। एम आई रॉन्ग और राइट? यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसमें कोई शक नहीं, एक गलती की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी पिच पे चली गई जिसको हम कहते हैं इलेक्टेबल्स की सियासत। ये इलेक्टेबल्स कौन है? ये इलेक्टेबल्स वही फ्यूडल लॉर्ड्स, वही माफिया, वही सब कुछ है जिनके पास या बिजनेस या किसी लिहाज से कंट्रोल है, उनके पास पैसा है और उस पैसे की ताकत से वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एज ऑफ टुडे अगर आप आज पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ को देखते हैं, इवन उस वक्त भी जो थे, जो आप नाम ले रहे हैं, खुसरो बख्तियार हो गए, जहांगीर खान तरीन हो गए, अलीम खान हो गए वगैरह, इनकी अगर प्रोपोर्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखें तो लेस देन 2%, 3% ऑफ द सीट्स नहीं होंगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो सकता है बाज बड़े जिनके पास जायदादें या बड़े वो हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, लेकिन उनकी इस वक्त तादाद 1% से भी कम हो गई होगी। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए सही मानों में तो पाकिस्तान मैं लेट्स सी, मायूम मोहम्मद साहब लेट्स सी। और लेकिन इसमें मैं बात ये भी करूँगा कि पॉलिसीज़ जो हैं बहरहाल वो एलीट के हक़ में ही आज तक बनी है, सिवाय 70 की असम्बली जो थी उसका जो आइन था। मगर मंदो खेल साहब, लेट्स कम टू यू, थोड़ी सी सियासत पे भी बात कर लेते हैं। आज मैंने मुंह का जायका बदलने के लिए गरीब की बात भी कर ली, वरना हम इशराफिया की अपनी लड़ाइयों की बात करते रहते हैं। हजूर, ये कौन सा जादू था कि आज जनाब पीपल्स पार्टी के जो हैं माशाल्लाह साबका वज़ीर आज़म भी हैं, वो गिलानी साहब चेयरमैन बन गए। तो कुछ सुना है, कुछ मुलाकातें उससे पहले हुई, कुछ हेक्टिक, तो कुछ कहानी बताएंगे हमें, काकड़ साहब इस दफ़ा क्यों मात खा गए जनाब मंदो खेल साहब? इसका मतलब ये है कि आप लोगों के तजज़िये, आप लोगों के नजरिए, आप लोगों के सारे तबसरे, वो तो सब वो फिर गलत साबित हुए ना। ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत साबित हुए। अच्छा, ऐसा ना कि जब काकड़ साहब का न्यूज चला था कि वो बनाएंगे इसको सेनेट के, बयान आया था कि उनको सेनेट के चेयरमैन माना जा रहा है। तो मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उस वक्त फोन किया है। मैंने कहा ये सर ये क्या खबर है? उससे मालूम थी, पार्टी ने मुझे कहा है, बिलावल साहब ने कहा कि आप ही होंगे हमारे कैंडिडेट। तो फिर मुख्तलिफ टॉक शो में भी ये बात मैं कहता था। गो के काकड़ साहब का आना भी आप लोगों के तजज़िये और तबसरे कुछ हद तक ठीक थी, इस वजह से कि एक शख्स निगरान वज़ीर आज़म है और वो खाली सेनेटर बनने के लिए आ रहा है, तो इस वजह से आप लोग तजज़िये करते थे। तो हो सकता है ये जो बातें आप कर रहे हो ये भी हो, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और पीपल्स पार्टी बजट थी और पहले से अनाउंस कर चुके थे, इस वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी बना।